financial accounting subject. We are starting with the chapter number 1, Introduction to Companies Financial Statement or Financial Statement of a Company. Every company, like other business entities, must prepare final accounts or financial statements periodically. हर कंपनी की तरह एक दूसरे कंपनी को भी अपना एक फाइनल अकाउंट बनाना ज़रूरी है और वो मस्ट है, हर साल उनको वो प्रिपेयर करना पड़ता है. However, the uniqueness in case of companies is that the preparation of final accounts or financial statement is governed by legislation. जो भी फाइनेंशियल अकाउंट है वो गवर्न करेंगे लेजिस्लेशन. अब यहाँ पे लेजिस्लेशन का मतलब क्या है? लेजिस्लेशन मतलब जो भी आपके रेगुलेटरी अथॉरिटीज है वो है लेजिस्लेशन. वो आप पे गवर्न करेंगे, वो आप पे ध्यान देंगे. बेसिकली कंपनीज मस्ट प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन द फॉर्मेट प्रिस्क्राइब्ड इन द कंपनीज एक्ट. जो भी फॉर्मेट आपको प्रिस्क्राइब किया गया है कंपनीज एक्ट के हिसाब से, वो फॉर्मेट में आपको कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाना ज़रूरी है. क्यों? क्योंकि शायद आपके फॉर्मेट के हिसाब से प्रॉफिट आपको कम दिखे, लॉस दिखे और आप टैक्स कम पे करें. या फिर ऐसा भी हो सकता है आपके गुडविल को बढ़ाने के लिए और अगले साल आपको कंपनी सेल करना है, तो आपने एक ऐसा फॉर्मेट यूज़ किया जहाँ पे आपका जो प्रॉफिट है वो आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा है, बट एक्चुअली इट इज़ नॉट देयर. कैलकुलेशन में वो ज़्यादा दिख रहा है, बट इन रियल आपके अकाउंट में उतना प्रॉफिट नहीं है. राइट? तो जो कंपनीज एक्ट में फॉर्मेट दिया गया है उस कंपनीज एक्ट के हिसाब से आपको वो फॉर्मेट यूज़ करना है. फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी इंक्लूड्स इनकम स्टेटमेंट एज वेल एज बैलेंस शीट. आपका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है वो बनता है दो स्टेटमेंट से, एक इनकम स्टेटमेंट और दूसरा है बैलेंस शीट. देखते हैं इनकम स्टेटमेंट क्या है. इनकम स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड टू असरटेन द रिजल्ट ऑफ द बिजनेस. अब बिजनेस से हम क्या असरटेन करेंगे हर साल जब फाइनल अकाउंट्स हम बनाएंगे? वेदर वी मेड प्रॉफिट और वी इनकर्ड लॉसेस. राइट? तो प्रॉफिट्स मेड और लॉस इनकर्ड फॉर ए गिवन अकाउंटिंग पीरियड. एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड में हमने कितना प्रॉफिट कमाया या फिर कितना लॉस हमने लिया, ये है इनकम स्टेटमेंट. इनकम स्टेटमेंट का ये प्रोफॉर्मा है जो आपको ध्यान रखना है, और आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और ये आपके नोटबुक में लिखा हुआ रखना चाहिए. नोटबुक में लिखकर अच्छे से इसको याद करना. इट इज़ वेरी इजी. पहले तो हम नेट सेल्स रेवेन्यू लेंगे, ठीक है. उसके बाद लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट हम लेते हैं, फिर उसमें माइनस करते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. फिर हमको मिलता है अर्निंग बिफोर टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन. अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन. उसमें से हम एक एक करके माइनस करते जाएंगे. डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन हमने माइनस किया, फिर हमको मिला अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. फिर हमने इंटरेस्ट जो भी और बोरोविंग्स पे है वो माइनस किया. उसके बाद ऐड किया हमने नॉन ऑपरेटिंग इनकम एंड गेन्स. देन लेस किया नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. देखिए यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है. ऐड करना है इनकम्स एंड गेन्स. नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स मतलब वो इनकम्स जो कोर बिजनेस से रिलेटेड नहीं है. समझिए आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, आपका काम है प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करके सेल करना, लेकिन आपने किसी को लोन दिया 1 करोड़ रुपए का. आपने एक महीने के लिए किसी कंपनी को, आपके सब्सिडरी कंपनी को या फिर आपके कोई भी दूसरे पहचान के कंपनी को आपने लोन दिया. अब वो लोन जो है उसमें से आपको एक महीने में एक करीबन 6 लाख का आपको प्रॉफिट मिला. नाउ दैट इज इनकम एंड गेन्स. तो वो क्या है? नॉन ऑपरेटिंग इनकम एंड गेन्स. हमारा एक्चुअल काम है मैन्युफैक्चरिंग करना, लेकिन हमने क्या किया? लोन दिया, जो कि हमारा एक्चुअल काम नहीं है, बट ह्यूमैनिटरी बेस में प्रोफेशन के हिसाब से हमने सोचा कि कभी ना कभी हमको ज़रूरत पड़ेगा तो हमें भी कोई ऐसा फंडिंग देगा. तो उस हिसाब से हमने क्या किया? हमने लोन दिया और लोन से 6 लाख रुपए कमाए. दैट इज नॉन ऑपरेटिंग इनकम. उसी तरीके से नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को हमने जगह पे इन्वेस्टमेंट कर दिया और वहाँ से हमको प्रॉफिट नहीं मिला. ठीक है, आप एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, आपने सोचा कि आप इन्वेस्ट करेंगे किसी भी शेयर्स में, पैसा इन्वेस्ट करेंगे शेयर्स में, लेकिन वो कंपनी नहीं चली. आपके जो भी इन्वेस्टमेंट है उसमें से आपको रिटर्न्स नहीं मिला. ठीक है, तो वो हो गया आपका नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. वो आपको माइनस करना है. इनकम्स एंड गेन्स ऐड, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस माइनस. उसके बाद फाइनली आपको मिलेगा अर्निंग बिफोर टैक्स. अब उसमें से इजीली टैक्स माइनस करेंगे, टैक्स का परसेंटेज आपको दिया जाएगा
और वो परसेंटेज के हिसाब से ये अमाउंट जो है वो लेना है हमको, टैक्स माइनस करना है एंड मिलेगा अर्निंग आफ्टर टैक्स। अब यहाँ पे हमने सारे के सारे एक्सपेंडिचर जो है वो निकाल लिए, जो भी हमारा डिडक्शन है वो हमने कर दिया। देन फाइनली एक चीज बचता है, अगर कंपनी डिविडेंड दे रही है तो वो डिविडेंड एंड अप्रोप्रिएशन जो है वो हमें माइनस करना है, क्योंकि कंपनी डिविडेंड दे रही है तो उसको कहीं ना कहीं इनकम स्टेटमेंट से डिडक्ट करना जरूरी है। देन फाइनली एक है रिटेन्ड अर्निंग, एंड रिटेन्ड अर्निंग मिलने के बाद हम क्या करेंगे, ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वो मेंटेन करेंगे और वो ऐड करेंगे कि ओपनिंग बैलेंस क्या है प्रॉफिट एंड लॉस का, और उसको ऐड करने के बाद फाइनली क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मिलेगा। तो ये है इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग सो एंड सो सो एंड सो सो एंड सो। जो भी फाइनल अकाउंट आप बना रहे हो, जो भी इनकम स्टेटमेंट आप बना रहे हो, उसका ये हम लोग को प्रोफॉर्मा फॉर्मेट याद रखना है। उसके बाद नोट, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, हमने यहाँ पे पिछले स्लाइड में देखा नोट 1, नोट 2, नोट 3, नोट 4 है। तो ये नोट 1 क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, यानी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का ये फॉर्मेट है। ओपनिंग स्टॉक आएगा, उसमें परचेस ऐड करेंगे लेस क्लोजिंग स्टॉक, फिर हमको फाइनली क्या मिलेगा, रॉ मटेरियल ऐड एंड लेस करने के बाद फिर दो चीज़ें ऐड करनी है, दैट इज कन्वर्जन एक्सपेंसेस, वो है वेजेस, फैक्ट्री ओवरहेड्स एक्सेट्रा। फिर ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, देन लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिलेगा। देन ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स। अभी ये फॉर्मेट आपको शायद थोड़ा नहीं समझ में आएगा, लेकिन जो भी कंटेंट है, जो भी पर्टिकुलर्स यहाँ पे दिया है आपको, ये सारे पर्टिकुलर्स जो है आपको याद रखने हैं। आप वो लॉजिकली याद करते हो, रट्टा मार के याद करोगे, या फिर आप प्रैक्टिस से उसको याद करेंगे, वो हर एक का अलग अलग तरीका है, लेकिन हमें क्या करना है, याद करते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है। देन नोट नंबर 2 में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आता है, और ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस का फॉर्मेट है। उसमें एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस आता है, जो भी एक्सपेंस जो एडमिनिस्ट्रेशन में लगता है, जैसे कि रेंट हो गए, सैलरीज हो गए, जनरल एक्सपेंसेस है, ऑडिट फीस है, डायरेक्टर फीस है। फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस है, जो भी एक्सपेंसेस प्रोडक्ट सेल करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए लगता है, जैसे ट्रैवलिंग, लॉजिस्टिक, कैरेज आउटवर्ड, एडवर्टाइजमेंट, डिस्काउंट अलाउड, वेयर हाउस, सेल्स कमीशन, बैड डेट्स एक्सेट्रा। जो भी आपके एक्सपेंडिचर्स है वो आपको याद रखने, और आपको लास्ट में क्या मिलेगा, कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ठीक है, तो वो आपको ध्यान देना है। नोट 3 में हमने देखा इंटरेस्ट ऑन बोरोविंग्स है, तो इंटरेस्ट ऑन मॉर्गेज लोन, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स पेड, ठीक है। मॉर्गेज लोन है तो वो हम लोग दिखाएंगे वहाँ पे, या फिर डिबेंचर्स हमने पेड किए वो दिखाएंगे, प्लस ऐड करेंगे हम लोग आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, ठीक है। तो ये डिबेंचर्स जो है वो ऐड करना है, और इस हिसाब से हमारा इंटरेस्ट ऑन बोरोविंग्स का फॉर्मेट बनेगा। डिविडेंड एंड अप्रोप्रिएशन, नोट नंबर 4, डिविडेंड पेड, इंटरिम डिविडेंड पेड, प्रपोज्ड डिविडेंड पेड, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व्स, ट्रांसफर टू रिजर्व फंड, ट्रांसफर टू सिंकिंग फंड, ट्रांसफर टू अदर रिजर्व्स, ऐसे करके हमको सारे के सारे डिविडेंड एंड अप्रोप्रिएशंस का टोटल लेना है, और उसके बाद वो नोट नंबर 4 के सामने अमाउंट मेंशन करना है। टर्म्स ऑफ इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट के कुछ टर्म्स है, उसमें से एक है रेवेन्यूज। रेवेन्यूज आर नथिंग बट सेल्स फॉर द ईयर माइनस सेल्स रिटर्न माइनस एक्साइज ड्यूटी। देखिए रेवेन्यू तभी आता है, नेट रेवेन्यू, जब हम लोग सेल्स करते हैं, ठीक है। नेट सेल्स जब बोलते हैं तो सेल्स, टोटल सेल्स लेते हैं, उसमें से कुछ रिटर्न्स भी हो सकते हैं, ठीक है। कभी प्रोडक्ट डैमेज हो गया, या फिर हमने प्रोडक्ट सही तरीके से डिस्पैच नहीं किया, प्रोडक्ट टूट गया हमारी तरफ से, हो सकता है कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं है, 7 डेज का रिटर्न फॉर्मूला उन्होंने यूज़ किया, जैसे अमेजोन में हम लोग मंगाते हैं कोई प्रोडक्ट, 10 डेज रिफंड या एक्सचेंज का फॉर्मूला है वहाँ पे, और वो पॉलिसी है उनकी। उस हिसाब से हमको क्या करना है, सेल्स रिटर्न देखना है, अगर वो सेल्स रिटर्न आया है तो माइनस करना है, उसके बाद कुछ एक्साइज ड्यूटीज या कॉस्ट है उसमें, तो वो भी हमको माइनस करना है, तो वो मिलेगा नेट रेवेन्यू। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में 2 है। इन केस ऑफ ट्रेडिंग एंटिटीज, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स प्लस परचेसेस ड्यूरिंग द ईयर माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ये फॉर्मूला जो है आपको याद रखना है, लेकिन अगर ट्रेडिंग एंटिटी है, ट्रेड करता है वो कंपनी, तो उसके लिए ये फॉर्मूला है। लेकिन कोई मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज है तो उनके लिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होगा, रॉ मटेरियल्स कंज्यूम्ड
प्लस कन्वर्जन कॉस्ट, ठीक है, ये हमें याद रखना है। ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट जनरेटेड फ्रॉम द मेन एक्टिविटी ऑफ ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग बाय द कंपनी। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड्स ऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर ऑपरेटिंग इन द बिजनेस। EBITDA, that is earning before interest, tax, depreciation and appropriation amortization, reference to earnings before interest, tax, depreciation and amortization। ठीक है, इसका फुल फॉर्म ये होता है। डेप्रिसिएशन क्या है? रेफर्स टू प्रोविजन फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट। कोई मशीनरी आपने फिक्स्ड एसेट परचेज कर ली, उसको 10 साल के लिए आप यूज करेंगे तो 10 साल का डेप्रिसिएशन निकलेगा। अब ये डेप्रिसिएशन अमाउंट क्यों निकलेगा? क्योंकि उसको, उस मशीनरी को कभी ना कभी रिप्लेस करना है और वो रिप्लेस करने के टाइम एक सर्टन अमाउंट हमें चाहिए रहता है, तो वो मशीन के लाइफ के ऊपर, लाइफ स्पैन के ऊपर के हिसाब से हम वो परसेंटेज डिसाइड करते हैं। amortization मतलब refers to writing off of sunk cost, deferred revenue expenses and intangible assets which need to be replaced। तो ये जो भी sunk cost है, deferred revenues है जो हमको पे करने हैं, expenditures, ठीक है, और उसके बाद intangible assets जो है उनके लिए जो भी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है, जैसे डेप्रिसिएशन है वैसे ही डेप्रिसिएशन इज फॉर tangible assets and amortization is for intangible assets। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स रेफर्स टू अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी जो भी डिडक्शन होगा बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स वो है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये आपको फॉर्मेट में भी दिखेगा EBIT, और वो जब आप फॉर्मेट देखेंगे इनकम स्टेटमेंट का तभी भी आपको क्लियरली दिखेगा। एंड ये जस्ट आपको रेफरेंस के लिए दिया है कि EBIT का फुल फॉर्म क्या है और वो उसका मीनिंग क्या है। सो बेसिकली मीनिंग ये है, जितना भी अर्निंग है बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इंटरेस्ट एंड टैक्स माइनस करने से पहले का जो भी अर्निंग्स है वो है ये अर्निंग्स, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन बोरोविंग्स, जो भी बोरोविंग्स हम लोग करते हैं उसमें से इंटरेस्ट लगता है। रेफर्स टू इंटरेस्ट ऑन लोन्स बोरोड बाय द कंपनी, कंपनी बोरो करती है और उस हिसाब से कंपनी क्या करते हैं, उसमें इंटरेस्ट पे करते हैं, रिटर्न्स पे करते हैं उसको। Non-operating incomes include income from investment, bank interest, etc., which are not generated from the operating activity of the company। हमने बात की थी कोर बिजनेस एंड हमने फिर उसके बाद कोर बिजनेस को छोड़कर अदर एक्टिविटी में पार्ट लिया, वो है लोन दिया, ठीक है, वो है नॉन ऑपरेटिंग इनकम। EBT रेफर्स टू अर्निंग बिफोर टैक्स। अब EBIT में से जब आय यानी इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो बचता है आपको EBT, तो दैट इज नथिंग बट अर्निंग बिफोर टैक्स। उसके बाद टैक्स अगर माइनस करोगे तो आपको मिलेगा अर्निंग आफ्टर टैक्स, ठीक है। फिर डिविडेंड तो सबको ही पता है कि शेयर्स जो होते हैं, शेयर्स के ऊपर हम लोग कुछ अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। रेफर्स टू शेयर ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है इन द नेम ऑफ डिविडेंड। देन रिटेन्ड अर्निंग रेफर्स टू द प्रॉफिट ऑफ द ईयर रिटेन्ड इन द बिजनेस। रिटेन्ड अर्निंग क्या है? प्रॉफिट ऑफ द ईयर, ठीक है, वो है रिटेन्ड अर्निंग। आइए बैलेंस शीट देखते हैं। बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट ऑफ सोर्सेस एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, ठीक है। बैलेंस शीट में दो चीज दिखाई जाती है, सोर्सेस यानी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज यानी एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। द बैलेंस शीट प्रेजेंट्स द सोर्सेस फ्रॉम व्हिच द कंपनी हैज मोबिलाइज्ड फंड्स रिक्वायर्ड फॉर द बिजनेस एंड द यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड्स, ठीक है। तो सोर्सेस क्या है, कहाँ से पैसे आ रहा है और कहाँ से हम लोग वो यूटिलाइज कर रहे हैं। तो बैलेंस शीट एज ऑन सो एंड सो, जो भी फाइनेंशियल ईयर का डेट या मंथ होगा उस हिसाब से वो आएगा। तो इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज, और दूसरा हेडिंग है एसेट्स। जो भी इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज है, बेसिकली हम लोग लाइबिलिटीज एंड एसेट्स लिखते हैं, तो यहाँ पे उनके कंटेंट यानी पर्टिकुलर्स है शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, नॉन करंट लाइबिलिटीज, सिक्योर्ड लोन्स, अनसिक्योर्ड लोन्स, करंट लाइबिलिटीज एंड टोटल। उनके लिए नोट है 5, 6, 7, 8, 9 हम लोग पढ़ेंगे कि ये शेयर कैपिटल में क्या आएगा, रिजर्व्स एंड सरप्लस में क्या आएगा, ठीक है। उसके बाद एसेट्स, एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट, इन्वेस्टमेंट, अदर नॉन करंट एसेट्स, एंड देन उसके बाद करंट एसेट्स, लोन्स एंड एडवांसेस। इनके भी कुछ नोट्स हैं, डिटेल में हम लोग देखते हैं। शेयर कैपिटल में ऑथोराइज कैपिटल आता है, इश्यूड कैपिटल आता है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल आता है, कॉल अप कैपिटल आता है। देन लेस करेंगे कॉल्स इन अरियर्स जो हमने ऑलरेडी पे किया है, पे करना है हमको। ऐड करेंगे शेयर फॉर फ्यूचर्स, जो भी फ्यूचर के शेयर्स है वो। पेड अप कैपिटल है, कॉल्स इन एडवांसेस है, इन सब का टोटल हम लोग शेयर कैपिटल में लिखेंगे।
नोट 6 में रिजर्व्स एंड सरप्लस, कैपिटल रिजर्व्स कितना है, जनरल रिजर्व्स कितने हैं, रिजर्व फंड, श्रिंकिंग फंड, सिक्योरिटी प्रीमियम, अदर रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दैट इज सरप्लस रहेगा तो ऐड होगा, लॉस रहेगा तो माइनस होगा। ठीक है, तो ये सारे टोटल हम लोग क्या करते हैं रिजर्व्स एंड सरप्लस में दिखाते हैं। नोट नंबर 7 सिक्योर्ड लोन, मॉर्गेज लोन है, डिबेंचर्स लोन है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स है तो वो भी हम लोग को मेंशन करना है। उसके बाद अनसिक्योर्ड लोन, बैंक लोन, लोन फ्रॉम सब्सिडरी कंपनीज एंड फिक्स डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक। जितने भी आपको ये नोट्स दिख रहे हैं वो अभी नहीं समझेंगे, तो आप जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिकली, जब हम लोग प्रॉब्लम्स देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। यू जस्ट नीड टू राइट इट ऑन योर नोटबुक एंड उनको याद करना है डेली। आपको ये सारे नोट्स याद रखने हैं। अगर आपने अभी याद करना शुरू कर दिया तो आपको एग्जाम तक वो डेफिनेटली हैंड्स ऑन हो जाएगा। नोट नंबर 9 करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजन, sundry creditors, bills payable, bank overdraft, unclaimed dividend, outstanding expenses, income received in advances, provisional for taxes, proposed dividend, corporate dividend। ठीक है, ये सारे टर्म्स हमको पता है। ठीक है, लेकिन हमको ये क्या करना है, सारे टर्म्स को करंट लाइबिलिटीज एंड प्रोविजंस में लिखना है और उसी टेबल के हिसाब से नोट बनाते हुए हमको आगे बढ़ना है। नोट नंबर 10 फिक्स्ड एसेट्स में क्या आएगा, इनिशियल वैल्यू दैट इज लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर, व्हीकल, अदर एसेट्स, उनका टोटल। डेप्रिसिएशन चार्जेस कुछ है उनमें, तो लैंड का डेप्रिसिएशन कितना है, बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन कितना है, प्लांट का डेप्रिसिएशन कितना है, फर्नीचर का कितना है, व्हीकल एंड अदर एसेट्स का डेप्रिसिएशन क्या है। नेट ब्लॉक कुछ है, नॉर्मली नेट ब्लॉक हमको नहीं आता है क्वेश्चन में, बट फॉर्मेट में हम लोग याद रखते हैं, तो उस हिसाब से वो नेट ब्लॉक भी आएगा एंड देन उनका तीनों का टोटल हम लोग लेंगे ऐड ऑन माइनस करके। देन इन्वेस्टमेंट्स में क्या क्या आएगा, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, अप्रूव्ड सिक्योरिटीज, शेयर्स, डिबेंचर्स एंड अदर्स, ये सारी चीज आपको याद रखने हैं। अदर नॉन करंट एसेट्स दैट इज मिसलेनियस एक्सपेंडिचर में प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है, उसमें राइट ऑफ करना है आपको जो भी रिटर्न ऑफ रहेगा। देन उसके बाद अंडर राइटिंग कमीशंस है, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट बैलेंस जो भी रहेगा वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। 13 नोट नंबर 13 करंट एसेट्स, लोन्स एंड एडवांसेस, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, सन्ड्री डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, इन्वेंट्रीज, आउटस्टैंडिंग इनकम, प्रीपेड एक्सपेंसेस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, लूज टूल्स, एडवांसेस, ये सारे कंटेंट जो है आपके करंट लाइबिलिटीज, लोन्स एंड एडवांसेस के नोट में जाएंगे। टर्म्स ऑफ बैलेंस शीट, आपको कुछ कुछ टर्म्स नहीं समझे होंगे तो फिर से यहाँ पे हम लोग का एक रिवीजन हो जाएगा। शेयर कैपिटल में क्या क्या आएगा, ऑथोराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड, कॉल्ड अप एंड पेड अप कैपिटल। रिजर्व्स एंड सरप्लस refers to the profit set aside for meeting specific future requirement or any future contingencies। रिजर्व हम लोग क्यों रखते हैं, क्योंकि कुछ भी इमरजेंसी होगा, अनसर्टेनिटीज होंगे, कंटिजेंसीज होंगे, इसके लिए हम लोग वो रिजर्व में रखते हैं जो भी सरप्लस आते हैं हम लोग को। Secured loans are nothing but the loans borrowed by the company from financial institutions and banks। ठीक है, और बाय इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, ये है हमारे सिक्योर्ड लोन। इस तरीके से हम लोग लोन्स ले सकते हैं। अनसिक्योर्ड लोन्स borrowed by the company on personal guarantee or without any security। ठीक है, अनसिक्योर्ड लोन और सिक्योर्ड लोन्स दोनों चीज आपको याद रखना है, उसके मीनिंग को हमेशा याद रखना है। फिक्स्ड एसेट्स refers to assets which are meant for long term use and the volume of which do not change frequently। फिक्स्ड एसेट्स में क्या आता है, आपके मशीनरीज आते हैं, मूवेबल इमूवेबल एसेट्स आते हैं जिनको हम फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं करते, 5-6 साल में चेंज करते हैं, दैट इज फिक्स्ड एसेट। इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू सरप्लस फंड्स विद द कंपनी इन्वेस्टेड आउटसाइड द बिजनेस। आउटसाइड द बिजनेस मतलब अपने बिजनेस के अलावा कहीं और हमने इन्वेस्ट कर दिया है फॉर अर्निंग पर्पस, वो है हमारे इन्वेस्टमेंट। Current assets refers to the assets which are meant for short-term use and the volume of which changes very frequently। तो करंट एसेट्स वो है जो हम लोग फ्रीक्वेंटली चेंज कर सकते हैं और वो जल्दी लिक्विडेट कर सकते हैं, यानी सेल आउट कर सकते हैं और उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। लोन्स एंड एडवांसेस रेफर्स टू एक्सटेंडेड बाय द कंपनी टू इट्स एम्प्लॉइज। लोन्स और एडवांसेस जो है वो हम लोग अपने कंपनी को एक्सटेंड करते हैं और कंपनी क्या करती है, कभी कभी अपने एम्प्लॉयज को भी लोन्स देती है, किसी और कंपनी को लोन्स देती है, एडवांसेस देती है, राइट। करंट लायबिलिटीज रेफर टू शॉर्ट टर्म सोर्सेस ऑफ फंड्स, ये हमारे शॉर्ट टर्म सोर्सेस ऑफ फंड्स है। प्रोविजंस रेफर्स टू प्रॉफिट सेट असाइड फॉर मीटिंग शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन। जो भी प्रोविजंस है वो हम लोग क्यों रखते हैं, क्योंकि शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस रिक्वायरमेंट जो है उस हिसाब से वो हम लोग प्रोविजंस बना के रखते हैं।
Miscellaneous expenditures refer to any deferred revenues, expenses like preliminary expenses, discount on issue of shares or debentures, etc., to the extent not yet written off to the income statement. तो miscellaneous expenses में भी ये सारे deferred revenues expenses हमको दिखते हैं. Losses refers to excess of expenses over income accumulated over the years. तो हमारे इनकम जो है वो कम है और हमारे एक्सपेंडिचर जो है वो ज़्यादा है, तो एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ओवर इनकम कम्स टू लॉसेस. तो ये था हमारा फाइनेंशियल अकाउंट सब्जेक्ट का फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज के कंटेंट फॉर्मेट. ठीक है, सारे फॉर्मेट आपको याद रखने हैं. ये फॉर्मेट आपको फिक्स नहीं है, अपने सब्जेक्ट में जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे वीडियोस में वो उसके हिसाब से हम लोग चेंज करते जाएंगे. थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग.